हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा आधुनिक इतिहास का पार्ट 2 का ये सेशन है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा करके उसे अवश्य देखिए। और इसमें मैं टोटल 1000 प्रश्न कराने वाला हूँ, पार्ट बाय पार्ट कर करके। तो ज़्यादा नहीं, एक वीडियो आप प्रतिदिन देखिए। 15 से 18 मिनट का वीडियो रहता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं रहता है। और ये सारा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। सारा प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा हुआ एग्जाम का ही रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछला 50 तक हुआ था, आज हम लोग 51 से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपति मतलब अंग्रेजों के अधिकार की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कौन सा युद्ध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाता है उसके अधिपत्य को लेकर के, अधिकार को लेकर के। तो ये बक्सर की लड़ाई है ना। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अंग्रेजों का पूर्ण रूपेण जो है वर्चस्व हो गया था। ठीक है, तो ये बक्सर की लड़ाई आप लोग को पता है कि बक्सर की लड़ाई जो है 1764 को हुआ था, 1764 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली का शासक कौन था। बहुत बार पूछता है कि बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दिल्ली में जो शासक था वह कौन था। तो दिल्ली में जो शासक था आपको शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। मतलब दीवानी प्रदान की थी, दीवानी मतलब एक तरह से छूट था, टैक्स में क्या था, छूट था। तो वो जो अंग्रेजों को दिया था वो कौन सा शासक है, तो यही था शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। 1765, अब देखिए दीवानी कब प्राप्त किया था ये भी बात आ गया, तो 1765 में। लेकिन पूछ रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। बंगाल की दीवानी की बात कर रहा है, तो बंगाल की दीवानी जो प्राप्त की थी मुगल सम्राट ने। किसने प्राप्त की थी? मुगल सम्राट ने। ओके, अगला अगला है आपका, कह रहा है कि किस गवर्नर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था। तो वही हो जाएगा 55 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको लॉर्ड क्लाइव। क्या कर रहा है कि किस गवर्नर के शासनकाल में, अभी गवर्नर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था उस समय जिसके शासनकाल में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो देखिए, ठीक है, चलिए अगला है 56 नंबर। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो कब? 1765 मैंने तो अभी बताया, लेकिन डेट भी आपको ध्यान में रखना है। तो डेट की अगर हम बात करते हैं तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं 57 नंबर में। इलाहाबाद की संधि है ना, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 65 में हुआ था। तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। तो किसको बनाया? तो बनाया था किसको? तो मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो 1765 ईस्वी में जब दीवानी मिल गया उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का,
तो सबसे पहले जो जनजाति से संपर्क हुआ वो जनजाति था क्या, कौन था, खासी जनजाति। और खासी जनजाति आपको पता है कि ये मेघालय के पहाड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये जो पराजित हुआ था ये कौन हुआ था, तो काउंट लाली, काउंट लाली। ठीक है, तो काउंट लाली जो है फ्रांसीसी सेनापति का नाम है जो 1760 ईस्वी के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। पूछता आपसे ऐसे भी कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में, है ना। और उसमें फ्रांसीसी सेनापति कौन था, तो काउंट लाली था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा बांडीवास के युद्ध में क्या किसके किसके बीच में हुआ था। बांडीवास का जो युद्ध है वह किसके किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। तो अभी पढ़ा है कि फ्रेंच के सेनापति कौन था, तो काउंट लाली था, काउंट लाली, काउंट लाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है आपका, कह 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध है वह अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये पूछ रहा है। तो खिलाफ की बात करते तो यही अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और फ्रांसीसी की तरफ से कौन था, काउंट लाली। अगला प्रश्न, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था, तो सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाला है वह कौन था, तो मराठा था। कौन था, ये मराठा थे, सबसे ज्यादा विरोध करने वाला मराठा थे। कर रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो रंजीत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा मिसल से संबंधित है, तो शुकर चकिया मिसल से। कौन से, शुकर चकिया मिसल से। बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, शुकर चकिया मिसल से रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, महाराणा रंजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी। तो राज्य की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसका राज्य की राजधानी कहाँ था, तो ये था आपको लाहौर में। कहाँ था, लाहौर में था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा रंजीत सिंह ने किस किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था। तो अदालत ए आला की स्थापना की बात करते हैं तो यही लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा रंजीत सिंह ने कोहिनूर जो हीरा प्राप्त किया था वह किससे किया था। तो कोहिनूर हीरा की बात करते हैं तो ये शाहसूजा से किया था। किससे किया था, शाहसूजा से किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। मतलब ईश्वर के बारे में कह रहा है ये व्यक्ति कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, इसलिए मेरा दूसरा आंख जो है भगवान ने ले लिया। तो ये बातें जो है किसने कहा था, तो ये महाराजा रंजीत सिंह ने ही। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था आपको खड़ग सिंह। कौन था, खड़ग सिंह, है ना। खड़ग सिंह से खड़कती है खिड़कियां, पता है ना। कर पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सही है। तो पंजाब के पूर्व राजा दिलीप सिंह था, उसके बारे में जो है कथन सत्य को देखना है कि आखिर सत्य क्या है। तो क्या 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था, तो यही सत्य है। ठीक है, यही इनका सत्य है। तो पंजाब के जो पूर्व राजा दिलीप सिंह थे उनका निधन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ओके, अगला है, अगला की बात करते हैं हम। कह रहा कि सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था। तो सिख संप्रदाय के अंतिम शासक की बात करते हैं तो ये दिलीप सिंह थे। कौन था, सिख संप्रदाय के दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो पंजाब के विलय के पश्चात
मतलब पंजाब जब मर्ज हो गया, विलय हो गया, तो शासन करने के लिए 3 को परिषद का सदस्य नहीं था, मतलब 3 परिषद में से कौन नहीं था? तो इसमें नहीं था आपको एच एम इलियट। बाकी था कौन कौन? सर हेनरी लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस था, आपको इनमें से, है ना, ये सब था, लेकिन एच एम इलियट नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चले। कह रहा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1766 से 69 के ईस्वी में विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदर अली। कौन हो जाएगा? हैदर अली। कौन हो जाएगा? हैदर अली। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो हैदर अली। किसके द्वारा? तो हैदर अली के द्वारा। ठीक है, अगला, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। तो ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो वो जो था आपको सर आयरकुट था। कौन था? सर आयरकुट। सर आयरकुट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं 77 नंबर। कह रहा निम्न भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो आधुनिक पद्धति से जो दूतावास स्थापित किया था कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था, 1799 में। कर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो वो जो है आपको कहाँ हराया था ये पूछ रहा है। तो ये हराया था पुल्लूर में। ठीक है, कहाँ हराया था? पुल्लूर में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ। अगला है, कर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? अभी बताए थे कुछ देर पहले 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में मारे गए थे। ठीक है, कर बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, तो वो चर्च जो है कहाँ निर्माण करवाया गया था? तो ये सरधना में। कहाँ? सरधना में। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, करा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, करा अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। राजा चेत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1784 में हुआ था, तो उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कह रहा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंध है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जो संबंध है वह जो है वारेन हेस्टिंगस से है। वारेन हेस्टिंगस से। रिंग फेंस नीति का संबंध है, तो रिंग फेंस नीति का जो संबंध है वह जो है आपको किससे है? तो ये आपको वारेन हेस्टिंगस से। वारेन हेस्टिंगस से रिंग फेंस की नीति। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त करने वाला है वो कौन था? तो यही वारेन
हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, अगला है आपका, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न करा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग लगाया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। करा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 92 की अगर राइट आंसर बात करते हैं हम, तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में किया गया था। ठीक है। कह रहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसकी कब्र की अगर हम बात करते हैं तो ये गाजीपुर में है। कहाँ है? तो गाजीपुर में है। ठीक है। कह रहा लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं है? तो लागू नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा आपको कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं था। ठीक है। बाकी दूसरे के खर्चों का एक बड़ी सेना का बनाए रखना। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं है? तो ये कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत बात है। ठीक है। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा की अगर हम बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वह किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपको अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, करा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था आपको, कौन था? अवध का नवाब था। अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। ठीक है। चलिए 99 नंबर देखते हैं। करा कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किसके काल में? तो लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली। अगला, निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो नहीं करने वाला जो है ये भी काफी बार पूछता है, तो कौन था? तो देखिए इंदौर के होलकर इसने किया था, हैदराबाद के निजाम ये भी किया था, जोधपुर के राजपूत ये भी किया था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों किया था। ठीक है। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पिछले का अगर वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिएगा। 50 और 50 100 हो गया। यह हमारा जो है आधुनिक इतिहास का टोटल 1000 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, बहुत वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। तब तक फिर मिलते हैं हम आपसे 6 बजे सुबह में।